अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बड़ा हमला। पाकिस्तान का बड़ा हमला। पाक सेना ने आम नागरिकों के घरों पर दागे मोर्टार। पाकिस्तान सेना ने कई अफगान गार्ड्स को गोली मारी। कंधार के स्पिन बोल्डाक में सीज फायर तोड़ने का आरोप। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने हरकत उस समय की है जब तुर्की के इस्तांबुल में 2 दिन से अफगानिस्तान के डेलीगेशन के साथ आईएसआई चीफ असीम मलिक की तीसरे दौर की शांति वार्ता चल रही है। और इधर पाकिस्तान की इस गुस्ताखी पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दिया है। वहां चलते हैं। खैबर पख्तूनवा में एक इलाका है जिसका नाम है बन्नू। यहां टीडीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 3 पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर अटैक किया। एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। टीडीपी के हजारों लड़ाके इस समय खैबर पख्तूनवा में मौजूद हैं। वो हर दिन वीडियो जारी करके पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इस बार मस्जिद के लाउडस्पीकर से पाकिस्तानी सेना को वार्निंग की आवाज सुनाई दी गई। मस्जिद के लाउडस्पीकर से सुनिए जरा। यहां पर मस्जिद के लाउडस्पीकर से पाकिस्तानी सैनिकों को वार्निंग। बन्नू का इलाका छोड़ देने और सरेंडर करने की डायरेक्ट चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान का यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी फौज की फितरत धोखा देने की है और उसने तालिबान को भी धोखा दिया और युद्ध विराम तोड़ दिया। युद्ध विराम यानी ना गोली चलेगी, ना मोटार और ना ही तोपें गरजेंगी। युद्ध विराम का मतलब है सीमा पर शांति, लेकिन पाकिस्तान को अशांति पसंद है। वो हमेशा से युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध को राम ही चाहता है। शाहबाज और मुनीर के चेहरे पर शांति का नकाब है और पीठ पीछे दोनों मिलकर पड़ोसी देशों के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। तालिबान शासन के साथ भी पाकिस्तान यही छल कर रहा है, लेकिन एक बार फिर उसका दांव उल्टा पड़ गया। एक बार क्यों फिर कहा मैंने, क्योंकि यह काम उसने भारत के साथ कई बार किया है और हमेशा उसका दांव उल्टा पड़ता है। अब तालिबान के सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक ऑर्डर दिया है। लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने अफगानिस्तान पर ही युद्ध विराम तोड़ने का झूठा इल्जाम लगा दिया। अब बड़ी खबर बताने के लिए आपको एक जरूरी जानकारी देना जरूरी है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान के युद्ध विराम तोड़ने से तालिबान नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान के सुप्रीम लीडर की पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तान की मांगों के आगे झुकना नहीं है। अखुंदजादा ने कहा है जंग के लिए तालिबान की 10 लाख बंदूकें, मिसाइल और तोपें तैयार हैं। हेबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने इस्तांबुल में मौजूद अपने प्रतिनिधियों को एक कड़ा मैसेज भिजवाया है और कहा है पाकिस्तान के साथ होने वाली चर्चाएं ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यह पहला पार्ट है, आगे सुनिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की बेमतलब की शर्तों के आगे झुकना नहीं है। अखुंदजादा का यह आदेश पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि पाकिस्तान ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली, तालिबान को टीटीपी पर एक्शन लेना होगा। हालांकि पाकिस्तान यह भी चाहता है कि तालिबान बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान का काम करे। खैर, दूसरी शर्त, तालिबान शासन को डूरन लाइन की वैधता को मानना होगा और यह बिल्कुल नहीं हो सकता है तालिबान की तरफ से। अखुंदजादा ने इन दोनों ही शर्तों पर रेड लाइन खींच दी है। इस बीच पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान से जंग के लिए तालिबान के घातक हथियारों की पूरी लिस्ट सामने आई है। ध्यान से देखिए, तालिबान के पास 10 लाख बंदूकें हैं। उसके पास अमेरिका और रूस निर्मित हथियार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान के पास क्लाशनिकोव, अमेरिकी M16, M4, M29 लाइट मशीन गन, पीका M2 और M240 हैवी मशीन गन है। इसके अलावा तालिबान के पास ग्रेनेड लॉन्चर, RPGs और 4 एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। तालिबान के पास तोप और मोर्टार भी है।
वर्तमान में तालिबान के पास 122 mm की हौजियर तोपें हैं जिन्हें D30 के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही लगभग 50 155 mm की हौजियर मोटार और ZT-223 जैसे कई रूसी हथियार भी तालिबान के पास है। तालिबान के पास स्कड मिसाइलें, आपको याद होगा स्कड मिसाइलें बड़ी मशहूर हुई थी गल्फ वॉर में। R-17 और R-300 एल्ब्रस हथियार है। R-300 एल्ब्रस की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। मतलब यह कि बॉर्डर इलाके से ये पाकिस्तान के अंदर तबाही ला सकते हैं। तालिबान के पास लूना मिसाइल भी है जिसे फ्रॉग 7 का नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को थोड़ी राहत देने वाली बात यह हो सकती है कि तालिबान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में वो पाकिस्तान आर्मी की हालत खराब कर सकता है। सोचिए, एक दौर था जब अफगानिस्तान में लगभग हर जुमे के दिन कोई ना कोई दुर्घटना या घटना को अंजाम दिया जाता था ISIS खुरासान की तरफ से। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी घटना घटी है और यह आज की सबसे बड़ी खबर में से एक है। खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भयंकर विस्फोट हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ। मस्जिद में धमाके से 55 लोग जख्मी हो गए हैं। 17 साल के लड़के पर धमाका करने का शक है। मस्जिद से बरामद राइफल पर लिखा वेलकम टू हेल, यानी जहन्नुम में स्वागत है। जकार्ता में दोपहर की नमाज चल रही थी। दर्जनों छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग मस्जिद में मौजूद थे। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। मस्जिद की दीवारें कांप उठती हैं, शीशे टूट जाते हैं, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही सेकंड्स में जुमे की नमाज, सोचिए, जुमे की नमाज जहां पर शांति होती है वहां पर मातम हो जाता है। जकार्ता में यह मस्जिद स्कूल परिसर में बनी थी। इस धमाके में कई छात्र बुरी तरह जख्मी हुए हैं, लेकिन इस धमाके में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। ध्यान से देखिए, बरामद राइफल पर कई हमलावरों के नाम लिखे मिले। इन हमलावरों ने कई देशों में नरसंहार किए। राइफल पर न्यूजीलैंड, कनाडा की मस्जिद के हमलावर का नाम है। स्वीडन के स्कूल में तलवार चलाने वाले का भी नाम है। आखिर ये कितनी बड़ी साजिश है? जकार्ता की फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट। दिन शुक्रवार दोपहर का वक्त, जकार्ता में एक स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज पढ़ रहे थे। तभी एक के बाद एक 2 धमाकों से पूरी मस्जिद टहल गई। यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों के साथ स्थानीय लोग भी थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी धमाके के बाद सामने मस्जिद से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। तभी कुछ लोग घायलों को ले जाते हुए दिखे। इसके साथ ही खून से लथपथ कई लोगों को मस्जिद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और इसके बाद जो मिला उसने सबको चौंका दिया। मौके से एक राइफल बरामद की गई जिस पर लिखा था वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। स्थानीय पुलिस ने दावा किया है कि मस्जिद में धमाके के पीछे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के छात्र का हाथ है, जो खुद इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मस्जिद में धमाके के बाद कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं, जो कि यहाँ से बरामद राइफल से जुड़ी हैं। इस राइफल पर वेलकम टू हेल के अलावा कई नाम लिखे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में कई बड़े नरसंहार किए थे। राइफल पर एक नाम था ब्रेंटन टैरेंट। इसने 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में न्यूजीलैंड में 51 लोग मारे गए थे। राइफल पर दूसरा नाम था अलेक्जेंडर बिशनेट। इसने कनाडा के क्यूबेक शहर में 2017 में मस्जिद में गोलियां चलाई। इस हमले में 6 लोग मारे गए थे। राइफल पर तीसरा नाम था एंटन पीटरसन। इसने 2015 में स्वीडन के एक स्कूल में तलवार चलाई थी। इस घटना में 3 छात्रों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जकार्ता में धमाके का 17 साल का संदिग्ध इन हमलावरों से काफी प्रभावित था। वहीं स्कूल के दूसरे छात्रों ने बताया है कि जिस लड़के पर धमाके का शक है उसे स्कूल में दूसरे छात्र काफी परेशान किया करते थे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस इस सवाल का जवाब ही ढूंढ रही है कि अगर संदिग्ध हमलावर को दूसरे छात्रों से बदला लेना था तो उसने मस्जिद में धमाका क्यों किया? क्या संदिग्ध हमलावर मानसिक रूप से बीमार था? फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसीलिए 17 साल के संदिग्ध पर हमले का शक और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे पड़ोसी देश से एक बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। खबर बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस के अशांति के मिशन की। अशांति के प्राइज तो उन्हें शांति के लिए मिला था नोबेल का, लेकिन है वो अशांति के दूत। शांति दूत के लबादे में छिपे मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा एक और बड़ी साजिश कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश की सरकार पूर्वोत्तर में भारत की सीमा के करीब एक नया हाईटेक रेडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है। ये मेड इन चाइना रेडार सिस्टम है, जिसके पार्ट्स लाल मोनिरहाट एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। सोचिए, दमिश्क में एयरबेस बनाने जा रहा है अमेरिका, और चाइना हमारे बेहद नजदीक। यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से महज 135 किलोमीटर की दूरी पर है। चिकन नेक वही गलियारा है जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी एक पतली सी सांस की नली जैसा। और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश इस श्वसन प्रक्रिया को बाधित करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक चिकन नेक के पास जो चाइनीज रेडार सिस्टम लगाया जाएगा, उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। साथ ही लाल मोनिरहाट एयरबेस पर मौजूदा प्रणाली को भी अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि लाल मोनिरहाट पर 10 से 12 लड़ाकू विमानों की पार्किंग के लिए एक बड़े हैंगर का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि आज की तारीख में रेडार सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट से सब कुछ हो जाता है, लेकिन एयरबेस बहुत जरूरी है। और वहां पर अगर चाइनीज फाइटर प्लेन दिखे तो यह बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि हमारे S-400 की जद में होंगे, वो लोकेशन हम नहीं बताएंगे। खैर, दरअसल बांग्लादेश का इस्तेमाल कर चीन इस इलाके से भारत के चिकन नेक पर नजर रखना चाहता है, और उसका यह प्लान बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। इस प्लान का ब्लूप्रिंट इसी साल बीजिंग में तैयार हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। ये इसी साल मार्च की तस्वीरें हैं, जब तथाकथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस की विस्तारवादी सपनों के शहंशाह शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। यूनुस चीन के दौरे पर गए थे। जब जिनपिंग से गलबैयां करके लौटे तो साथ में $2 अरब का पैकेज चीन ने उन्हें थमा दिया, लेकिन बदले में यूनुस ने उन्हें क्या दिया? यूनुस ने अपने एयरपोर्ट, अपने बंदरगाह और यहां तक कि अपनी जमीन चीन के पास गिरवी रख दी है। उसी जमीन पर ड्रैगन अपने एक पुराने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है, और यह सपना है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सूना पड़े लाल मोनिरहाट एयरबेस पर अपने फुटप्रिंट्स जमाना। इस लाल मोनिरहाट एयरबेस को अंग्रेजों ने 1931 में बनवाया था। दूसरे विश्व युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद 1958 में पूर्वी पाकिस्तान ने इसे नागरिक उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर यह बंद कर दिया गया। और अब चीन की मदद से बांग्लादेश फिर से इस एयरपोर्ट को रिवाइव करना चाहता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लाल मोनिरहाट एयरबेस को विकसित करके बांग्लादेश सिग्नल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन और साइबर स्पाइंग का हब बना सकता है। यानी वहां से भारत के चिकन नेक की निगरानी की तैयारी चल रही है। फिलहाल यूनुस की लाल मोनिरहाट के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को चीन के हवाले कर देने की ये पूरी तस्वीर सामने आई है, और चीन वहां से नॉर्थ ईस्ट पर अपनी निगरानी मजबूत करने की फिराक में। सोचिए, चिंताजनक खबर है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान से दूर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जा रहा है, तो चीन बांग्लादेश को अपने पाले में ला रहा है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल।
आज हम बिहार से पहले आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, दिखाएंगे, रुको जरा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश, जहां माफिया नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए पहले उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार को यह चैलेंज किसने दिया, क्यों दिया? वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी माफिया मुक्त प्रदेश का दावा करते हैं। यह राजनीति है या फिर कोई कटाक्ष नीति? खैर, उधर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन अब यह तस्वीर जरा ध्यान से देखें। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अखिलेश यादव से मिले। वैसे काफी शेरो शायरी भी हुई है इस मुलाकात के बाद, हम आपको दिखाने वाले हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अभी जो हमने आपको माफिया वाला कोडवर्ड बताया, वो इसी मुलाकात के बाद निकल कर आया। मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा, मैं माफिया नंबर 1 हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है? 2 दिन पहले बिहार में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब यूपी में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। उन्होंने माफिया राज का बुलडोजर से इलाज कर दिया है। आजम का माफिया वाला बयान मुख्यमंत्री के उसी दावे पर एक कटाक्ष है शायद। जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। आप आदत डाल लीजिए, अब ऐसे बयान बहुत आएंगे। आजम बाहर आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान तो आते ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ पर तंज वाला हमला अखिलेश आजम की मुलाकात के बाद हुआ है। अंदर क्या बात हुई कि बाहर निकलते ही आजम फायर हो गए, अभी इस पर पॉलिटिकल पंडितों में विमर्श चल रहा है। आजम के जेल से निकलने के बाद 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर गए थे। हमने आपको बड़ी अच्छी कवरेज दिखाई थी, इसकी याद होगा आपको। ठीक 1 महीने बाद अब आजम अपने बेटे के साथ उनसे मिलने लखनऊ गए। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ टाइमिंग और पोस्चरिंग से मायने रखता है। पहले अखिलेश गए, समझिए आप, अब आजम आए, इसका रिवर्स नहीं हो सकता था। यानी 1 महीने में दोनों की ये दूसरी मीटिंग है। इस मुलाकात को लेकर पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अखिलेश यादव ने इस बैठक को लेकर शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, अर्ज किया है, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझी विरासत है। आजम खान ने भी शायराना अंदाज में ही चर्चा की और कहा, कुछ हाले दिल उन्होंने कहा, कुछ हाले दिल हमने कहा। दोनों नेताओं के बीच ये मेल मुलाकात राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच ये मीटिंग हुई है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में सीमांचल इलाके में वोटिंग है, जहां मुस्लिम फैक्टर काफी निर्णायक माना जाता है। आजम खान बिहार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। हालांकि अब तक उनकी एक भी रैली नहीं हुई है। उनका कहना है कि उन्हें जंगल राज से डर लगता है। खुद को माफिया नंबर 1 कह रहे थे और अब कह रहे हैं जंगल राज से डर लगता है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी आ गया है। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब 2 राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे की आंसू पोंछते हुए आज नजर आए, तो दोनों ही अपनी जमीन खोज रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी भी अपनी जमीन खोज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सामंती सरकार ने एक बेगुनाह राजनेता को
गुनाहगार बना दिया। सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय संघर्ष कराना आपकी राजनीतिक फितरत है। भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में सरकारी माफिया हो गई और माफियाओं को फिर बाकी क्या काम करने की आवश्यकता है। पूरी की पूरी सरकार माफियागिरी कर रही है। कभी बुलडोजर चलाने को एक अपना अधिकार बताती है, कभी लोगों को पीटने को अपना अधिकार बताती है। सरकार नहीं, वो संविधान की सरकार नहीं, वो तो माफियाओं की सरकार स्वयं है। अब आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के भगवा रंग दिखाते हैं। वो आज दिल्ली में थे। यहाँ छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर है, जहां से उन्होंने आज दूसरी बार ये पदयात्रा निकाली है, जिसमें देश भर के हजारों साधु संत शामिल हुए। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है और ये भी कहा है कि इस देश में हिंदू एक दिन जरूर जागेगा, वो डरपोक नहीं रहेगा। अब इसका मतलब क्या है आप खुद ही समझें। क्या अभी हिंदू नहीं जागा है? क्या अभी हिंदू डरपोक है? ये सारे सवाल वैसे उनसे मैंने पूछे थे, जवाब गोलमोल थे। खैर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, हम आपको ये सारे बिग पॉइंटर्स बताने वाले। लेकिन पहले उनकी इस पदयात्रा को विस्तार से समझ लेते हैं, जो कि दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है। ये 10 दिनों तक चलने वाली है और हर दिन 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और यूपी से गुजरेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद को खत्म करना और हिंदू समाज में एकता को स्थापित करना बताया है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि उनकी यह यात्रा किसी राजनीतिक विरोध या मांग का हिस्सा नहीं है और ना ही यह यात्रा मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदू एक हो और हिंदुओं में एकता हो, यही उनकी इच्छा है। और जब ईसाइयों के लिए अलग देश, मुसलमानों के लिए कई देश हो सकते हैं, तो हिंदू बहुल भारत देश भी हिंदू राष्ट्र बने, ये उनकी मांग है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यमुना नदी की स्वच्छता, ब्रज धाम में मांस मदिरा से पूर्ण मुक्ति जैसे 7 संकल्प भी गिनाए हैं। ये पदयात्रा प्रारंभ की है, आज दिल्ली से प्रारंभ हुई है, वृंदावन तक जाएगी। निश्चित है भारत का हिंदू जगेगा, अब हिंदू डरपोक नहीं रहेगा। हिंदुओं को जो छेड़ेंगे उन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र में दंगा नहीं, गंगा बहेगी। हिंदू राष्ट्र में गाय माता राष्ट्र माता होगी। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त होगा। हिंदू राष्ट्र में सनातन संस्कृति या किसी के भी प्रति खिलाफ नहीं बोला जाएगा। बहुत पवित्र उद्देश्य है। वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो जो बाकी हिस्सा है वो सनातनियों का ही है। उत्तराखंड से और पूरा वृंदावन तक जाएंगे? 10 हाँ, पूरा वृंदावन जाएंगे। क्या मतलब पहले से इनको फॉलो करते हैं या अभी से जुड़े हैं? पहले से ही फॉलो करते हैं। क्या बदलेगा इस यात्रा से? हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या मकसद है इस यात्रा का? जैसे गुरु जी चाहते हैं वैसे होगा, जैसा वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। और इस यात्रा को निकालने से क्या होगा? बहुत बढ़िया, हिंदू यात्रा एकता होगा, हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र की एकता होगा और स्वाभिमान जाके। हमारे दिल्ली से आए कृष्णनगर से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा राष्ट्र घोषित होगा। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट से आया एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए फिर से कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज पर की गई मीडिया रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। कोर्ट की बड़ी बातें तेजी से जान लेते हैं। आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड से दूर रखा जाए। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में बाड़ लगाई जाए। स्ट्रे डॉग्स को वहां ना छोड़ा जाए जहां से वो पकड़े गए हैं। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सभी नेशनल स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा पशुओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालन का आदेश दिया है। साथ ही 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लेकिन कोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता और वकील काफी आहत हैं। वो इस फैसले के बाद रोते हुए मीडिया के सामने आई और कहा कि वो ईश्वर से न्याय में विश्वास रखती हैं। बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होगा। आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेस अगर आप दे रहे हैं
तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेज वाली होनी चाहिए। और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, वी रिस्पेक्ट दिस ऑर्डर बिकॉज यू आर द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम फैसला सुनाया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित सब्रवाल के पिता की याचिका पर केंद्र, डीजीसीए और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। सुमित सब्रवाल जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में पायलट इन कमांड थे। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। कई लोग इस हादसे के लिए विमान के पायलट को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ऐसे में पायलट के पिता ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दुर्घटना का बोझ पायलट के पिता को नहीं उठाना चाहिए। कोई भी पायलट को इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। भारत में कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। पायलट के पिता पुष्कराज सब्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल के संबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा था जिसमें पायलट की गलती की तरफ इशारा किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे विदेशी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल भारत को दोषी ठहराने के लिए घटिया रिपोर्टिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। वॉल स्ट्रीट, सोचिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल से रिपोर्ट आई है। क्यों? क्योंकि विमान एक बहुत बड़ी कंपनी का है जो कि वॉल स्ट्रीट में लिस्टेड है। सोचिए गेम। खैर, एनीवे, सुप्रीम कोर्ट से तीसरा बिग अपडेट गुजारा भत्ता को लेकर आया। हाल के दिनों में कई मामलों में इस तरह की याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिन पर जजों की कड़ी टिप्पणी की थी। आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीना जहां का मामला सर्वोच्च अदालत के सामने आया। हसीना जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हर महीने 4 लाख रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। इसी निर्देश के खिलाफ शमी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने जो याचिका दाखिल की उसमें हर महीने 10 लाख रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता की मांग की है। इसमें 7 लाख अपने लिए और 3 लाख अपनी बेटी के लिए उन्होंने मांगे हैं। हाईकोर्ट ने शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा केस के निपटारे तक पत्नी को 1.5 लाख और बेटी को 2.5 लाख यानी हर महीने करीब 4 लाख रुपए देने को कहा था। लेकिन हसीन जहां ने रकम बढ़ाने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि हाईकोर्ट ने जो 4 लाख का गुजारा भत्ता तय किया, क्या वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है? 2014 में शमी और हसीन जहां की शादी हुई थी। 2018 में उन्होंने क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। निचली अदालत ने हर महीने 1,30,000 का गुजारा भत्ता फिक्स किया था, जिसे हाईकोर्ट ने जुलाई में बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। लेकिन अब वो हर महीने 10 लाख रुपए चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। फिक्र के फैंस को याद होगा, हमने फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको पेरिस आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, पेरिस के इतिहासकार लूवर म्यूजियम में चोरी के बारे में बताया था। चोरी की घटना 19 अक्टूबर को हुई थी, जब कुछ चोरों ने सिर्फ 4 मिनट में 8 बहुमूल्य गहनों को म्यूजियम से चुरा लिया था। अब चोरी की इस घटना पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। सोचिए जरा, अगर लूवर म्यूजियम, जो दुनिया का सबसे मशहूर आर्ट म्यूजियम है और सबसे सिक्योर्ड भी, वो अपने सर्विलांस सिस्टम का पासवर्ड ही अपने नाम पर रख दे, लूवर, LOUVRE, तो इसे आप क्या कहेंगे? यह बहुत बड़ी मूर्खता है। साइबर सिक्योरिटी की नजर से यह एक ओपन गेट सिनेरियो है, खुला दरवाजा है, पासवर्ड नहीं, छोटा सा 6 अक्षरों का शब्द है लूवर। सब लोअर केस में है, कोई नंबर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, यानी एकदम आसान। और ये कोई अनजान शब्द नहीं है, ये खुद म्यूजियम का नाम है। तो अगर कोई हैकर ऐसे सिस्टम को टारगेट करे तो ये पासवर्ड शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही वो तोड़ लेगा। इसके पीछे जो साइंस और लॉजिक है उसकी बात करते हैं। सिर्फ 6 लोअर केस लेटर्स के पासवर्ड के संभावित कॉम्बिनेशन होते हैं, लगभग 26 करोड़। सुनने में नंबर बड़ा लगता है, लेकिन आधुनिक सर्वर और प्रोसेसर इसे कुछ ही सेकंड में जान सकते हैं। अगर कोई बहुत ही धीमे सर्वर पर ट्राई करे तो ये पासवर्ड कुछ घंटों में या फिर 3-4 दिनों में मिल सकता है। लेकिन आज के मॉडर्न सर्वर्स और AI के दौर में
1 सेकंड में लाखों करोड़ों पासवर्ड कॉम्बिनेशन सामने आ सकते हैं। ऐसे में लूवर जैसा पासवर्ड कुछ ही सेकंडों में मिल सकता है। अगर किसी के हाथ में सिस्टम का पासवर्ड फाइल लग जाए तो यह पासवर्ड 1 कप कॉफी पीने से पहले ही टूट सकता है। इस पासवर्ड की दिक्कत यह है कि ये बहुत छोटा है, यानी सिर्फ 6 अक्षरों का है। ये डिक्शनरी वर्ड है, यानी कोई भी बेसिक वर्ड लिस्ट अटैक इसे पहचान लेगा और आसानी से गेस किया जा सकता है। इसमें कोई भी मिक्सेस नहीं है, जैसे कि ना नंबर है, ना कैपिटल लेटर है, ना स्पेशल सिंबल है, ना ही अनोखा है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन कहती है कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि हम 12 से 16 कैरेक्टर के पास फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, सिक्योरिटी सिस्टम को चाहिए कि वो कॉमन या पहले लीक हुए पासवर्ड्स को खुद ही ब्लॉक करे, यानी लूवर पासवर्ड 1 2 3 और एडमिन जैसे पासवर्ड शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाएं। यह भी समझ लीजिए कि अगर लूवर जैसा पासवर्ड किसी म्यूजियम सर्विलांस सिस्टम का है और उसे गेस करके अगर किसी को सिस्टम का एक्सेस मिल गया तो वो कैमरे बंद कर सकता है, फीड बदल सकता है या फिर चोरी की प्लानिंग भी कर सकता है। और इतना आसान पासवर्ड इस घुसपैठ को रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर लूवर एक खूबसूरत जगह तो है, लेकिन इसका नाम एक बेहद बेकार पासवर्ड है। खैर, वो थोड़ी हेल्प ले सकते थे। टॉम क्रूज से मिशन इम्पॉसिबल में इससे इंटरेस्टिंग पासवर्ड्स होते थे। जोक अपार्ट, अब बात करते हैं ईरान की, जहां बम बारूद और इजराइल के साथ तनाव से हटकर एक नई फिक्र ने राष्ट्रपति को बेचैन कर दिया। यह फिक्र है तेहरान में जल संकट की, जिसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट हमने आपको दिया था। आज ही पेजेशकियान ने गंभीर चिंता जताई है। जाग गए मतलब वो राष्ट्रपति हैं वहां के। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। हालात इतने गंभीर हैं कि अगले महीने ही पानी की सप्लाई पर पाबंदी लगानी पड़ सकती है। असल में ईरान की राजधानी तेहरान में 1 करोड़ की आबादी के पास सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी है। वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ ही हफ्तों में तेहरान के कुछ इलाकों को डे 0 जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। डे 0 का मतलब वो दिन जब इन इलाकों का पानी खत्म हो जाएगा। डे 0 के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ईरान की राजधानी के हालात समझ लेते हैं। जिन बांधों से तेहरान को पानी की सप्लाई होती है उनमें से 19 डैम पूरी तरह सूख चुके हैं। बाकी जो जलाशय हैं उसमें भी मात्र 3% से 15% तक पानी बचा है। जिस अमीर कबीर बांध से तेहरान की वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है उसमें भी मात्र 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है। इतने पानी से तेहरान की 1 करोड़ की आबादी को केवल 2 हफ्ते तक सप्लाई की जा सकती है। एहतियात के तौर पर वहां के प्रशासन ने पानी की सप्लाई की मात्रा कम कर दी है और सिंचाई के लिए तो पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। लेकिन ईरान के लोगों पर यह संकट अचानक नहीं आया है। पिछले 3 वर्षों की बात करें तो ईरान में बारिश का जो हाल है वो किसी आपदा से कम नहीं है। 2023 में सिर्फ 199 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 45% कम है। 2024 में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उस साल केवल 140 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 60% कम थी। और 2025 आते आते तो मामला हाथ से निकल गया। इस साल अब तक वहां औसत 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह सामान्य से 75% कम है। चिंताजनक खबर है, कुछ करना पड़ेगा। रॉकेट मिसाइल से ज्यादा क्लाउड सीडिंग पर ध्यान दें। लेकिन अभी हम ध्यान देंगे 9 बड़ी खबरों पर। जल्दी से देख लीजिए। पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों को लेकर हाल में आए ट्रंप के बयान पर भारत का पहला रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की अवैध और गुप्त परमाणु गतिविधियां उसके इतिहास का हिस्सा हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों में देरी हुई है। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एटीसी को फ्लाइट का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। बिहार में पीएम मोदी ने कैमूर में जनसभा की, जबकि अमित शाह ने भागलपुर, जमुई और पूर्णिया में रैली की है। वहीं राहुल गांधी ने भी भागलपुर और बांका में लोगों को संबोधित किया है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जिनमें सीमांचल के 4 जिलों की 24 सीटें भी शामिल हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत मिल गई है। आरएसएस को बदनाम करने के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7
नवंबर 2026 तक चलने वाले 1 साल के राष्ट्रव्यापी उत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 रक्षा और अर्धसैनिक परियोजनाओं की सिफारिश की है, जिनमें से ज्यादातर लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले संरक्षित क्षेत्रों में और एक अरुणाचल प्रदेश में है। समिति की 86वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर देर शाम 2 कारें आपस में टकरा गईं। डिजायर और अर्टिगा कार में हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज सुबह एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। इस कंपनी में कपड़ों की रंगाई का काम किया जाता था, जिसके चलते बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिसमें तेजी से आग फैल गई है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलर्ट करने वाली खबर आई है। देश में लाखों एंड्रॉइड यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर सरकारी एजेंसी ने हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्निंग जारी करते हुए यूजर्स से फोन अपडेट करने को कहा है।